हाय गाइस, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमपीजी के स्पेशलिस्ट में। आज मैं आपके लिए लाया हूं एमपीपीएससी का प्रीवियस पेपर। जी हां दोस्तों, एमपीपीएससी का प्रीवियस पेपर जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है कि इसमें 50% रिपीट होने के चांसेस होते हैं। 50% रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। किस तरह का लेवल आता है प्रीवियस पेपर में, और कितना लेवल आता है, और कितनी शब्द सीमा होती है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न में दे रखा है दोस्तों, इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 15 से 20 शब्दों में देना है। तो दोस्तों, 15 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय हैं जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 15 से 20 अंकों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। देखते हैं। पहला है थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया के बारे में बताना है। थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया के बारे में। फिर अगला है बिल ऑफ राइट्स 1689। जी हाँ दोस्तों, बिल ऑफ राइट्स 1689। इनका आंसर देना है आपको लगभग 15 से 20 शब्द में, और एक प्रश्न पेपर, एक क्वेश्चन 3 अंकों का है। जी हाँ दोस्तों, अगला देखते हैं कि बाड़ाबंदी आंदोलन की व्याख्या बतानी, उससे कुछ संबंध होगा। बाड़ाबंदी आंदोलन का बताना है। अगला है ऋग्वेदिक पंचजन। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेदिक पंचजन के बारे में बताना है कि ऋग्वेदिक पंचजन की व्याख्या और उससे निम्नलिखित जो भी विशेषताएं होंगी वो बताना है। मेन मुख्य कारण लिखना है। और अगला है वसुबंधु। जी हाँ दोस्तों, वसुबंधु। फिर अगला है मौर्य काल से संबंधित है। अगला मौर्य काल में तीर्थ। जी हाँ दोस्तों, मौर्य काल में तीर्थ से संबंधित कुछ होगा तो वो बताना है। फिर अगला देखते हैं अनवर ए सुहेली। जी हाँ दोस्तों, अनवर ए सुहेली, उनके बारे में बताना है। अनवर ए सुहेली। फिर अगला है दस्तक प्रथा। जी हाँ दोस्तों, दस्तक प्रथा के बारे में बताना है। फिर अगला है अलगू गुलान। जी हाँ दोस्तों, अल गुलान के बारे में बताना है। अल गुलान के बारे में 15 से 20 शब्दों के बारे में 15 से 20 शब्दों में बताना है, और एक क्वेश्चन पेपर 3 अंक का है। तो दोस्तों, देखते हैं अगला शंकर शाह। जी हाँ दोस्तों, शंकर शाह के बारे में बताना है। फिर अगला है हमारे भीमा नायक जी। जी हाँ दोस्तों, भीमा नायक के बारे में बताना है। अगला है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी के बारे में बताना है। फिर अगला है सिवनी सत्याग्रह टूरिया। जी हाँ दोस्तों, सिवनी सत्याग्रह टूरिया के बारे में बताना है। फिर अगला है भुमरा का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, भुमरा का मंदिर के बारे में बताना है। अगला है बाघ गुफाएं। जी हाँ दोस्तों, बाघ की गुफाएं के बारे में बताना है। फिर अगला बोल रखा है दोस्तों, अगला प्रश्न दूसरा दे रखा है कि किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर, किन्हीं 10 प्रश्नों में से 100 शब्द सीमा है। 10 प्रश्नों की 100 शब्द सीमा है, और प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का है, और 10 प्रश्न हैं, और 100 शब्दों में जवाब देना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यूरोप के पूर्ण जागरण में, तो यूरोप के पूर्ण जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया। तो दोस्तों, यूरोप के पुनर्जागरणों को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। संक्षेप में पूछा है। अगला देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के लिए विलियम केसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के विलियम केसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए, यह क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं, मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन करना है दोस्तों। मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, यह है। अगला क्वेश्चन है, नूरजहाँ ने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। नूरजहाँ ने अपने समय की राजनीति
जी हाँ दोस्तों, नूरजहां ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। अगला देखते हैं कि भारतीय उद्योग और व्यापार पर भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय उद्योग व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और दोस्तों याद रखिएगा, मैं ये पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी के विद्रोह में प्रकाश उद्घाटित कीजिए। कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की प्रतिक्रिया, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों की क्या प्रतिक्रिया रही और क्या कारण थे, और आदिवासियों के विद्रोह में प्रकाश डालिए। जी हाँ दोस्तों, वही प्रकाश डालिए। अगला दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया। तो भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। ये करना है। अगला है, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। अगला है, ब्रिटिश शासन ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया। इस कथन की तथ्यों को प्रकाश में समीक्षा कीजिए। कि ब्रिटिश शासन ने भारत के दरिद्रता को बढ़ाया है, तो इस कथन के तथ्यों को प्रकाश में समीक्षा करना है दोस्तों। अगला है, मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी। फिर अगला है, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं हैं, तो उनके बारे में विशेषताएं बतानी है। और अगला है, अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विवेचन कीजिए। अगला है क्वेश्चन कि तीन प्रश्न हैं और प्रत्येक को 300 शब्दों में देना है। और प्रत्येक का 15 अंक का एक क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 15 अंक का एक क्वेश्चन है और 3 ऐसे प्रश्न हैं और 300 शब्दों में अपने को जवाब देना है। तो अगला है, और अथवा में भी दे रखें। तो पुनर्जागरण की विशेषता को विवेचित कीजिए। फिर अथवा में दे रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों का वर्णन। अथवा में है ये दोनों। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन। फिर अथवा में दे रखा है, गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक के विकास का वर्णन। अगला है, चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। और फिर अथवा में दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किए जाने के कारणों का विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो उसका प्रारंभ किए जाने वाले कारणों को विश्लेषण कीजिए। और अगला है, 15 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 15 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है और जिनकी शब्द सीमा 15 से 20 है। और प्रत्येक 3 अंक का है। तो देखते हैं। फर्स्ट है, भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। और अगला है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम बताना है। फिर अगला है, भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम जो तांबा उत्पादन होता है। तो अगला है, चंबल नदी का उद्गम स्थल का नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल का नाम बताना है। फिर अगला है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, 3 क्षेत्रों के नाम लिखना है। तो अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या है। फिर अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 फसलों के नाम लिखिए।
क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 फसलों के नाम बताना है। फिर अगला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। फिर अगला है प्राकृतिक आपदा क्या है, उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक आपदा के बारे में बताना है क्या होती है और इसके बारे में उदाहरण देना है। अगला है मृदा अपरदन को रोकने का मुख्य उपाय लिखिए। जी हाँ दोस्तों, मृदा अपरदन को रोकने के लिए मुख्य उपाय बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई लिखिए। सतपुड़ा पर्वतमाला की। अगला है मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख जिलों के नाम। मध्य प्रदेश में गन्ना का उत्पादन कौन कौन से जिलों में होता है। फिर अगला है मध्य प्रदेश में कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम बताना है। कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम। अगला है पेयजल में कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं पेयजल में। अगला है कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी। कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी है। और अगला है निम्नलिखित किन्हीं 10 प्रश्नों में से 100 शब्द सीमा दी है और प्रत्येक 6 अंक का है। प्रत्येक 6 अंक का है। और देखते हैं काष्ठ स्थलाकृति के विकास के अनुकूलन परिस्थितियाँ लिखिए। काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए अनुकूलन परिस्थितियाँ लिखिए। अगला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है। तो दोस्तों अगला है भारत में, जी हाँ दोस्तों, अगला है भारत में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण। फिर अगला है भारत में शुष्क कृषि की प्रमुख समस्या को लिखिए। भारत में शुष्क कृषि की प्रमुख समस्या को लिखिए। और अगला है मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप को संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो और अगला है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखना है। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त में विवरण करना है। और अगला है मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों में भी संक्षिप्त विवरण करना है, मैंगनीज उत्पादन में। और अगला है मध्य प्रदेश को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा मालवा की पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी बताना है। और अगला है भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय वितरण कीजिए। भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय वितरण लिखिए। अगला है मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग कहाँ होता है और उसके बारे में बताना है और कौन सी कंपनी का है। और अगला है भुज के भूकंप 2001 पर टिप्पणी बताना है। भुज के भूकंप पर 2001 पर टिप्पणी बताना है। और अगला है दोस्तों कि 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न दिए गए, 300 शब्द सीमा है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रहा, उत्तर एवं दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र की तुलना कीजिए। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र की तुलना कीजिए। और अथवा में जल के विवेकपूर्ण उपयोग की दृष्टि से सिंचाई की नई तकनीकों की विवेचना कीजिए। और अगला है मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का विचार या विवरण जानकारी बताना है। और अथवा में दे रखा है आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। और आपदा प्रबंधन में राहत और पुनर्वास में किए जाने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों का। तो दोस्तों अगला है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का वितरण करना है, विवरण जानकारी देना है अनुसूचित जनजातियों की भारत में मध्य प्रदेश के बारे में। अगला है सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण है भारत में वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभाव की विवेचना करना है। 2004 में जो भारत में सुनामी आई थी उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।